आज का विषय है मानवीय संसाधनों का प्रबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय मानव संसाधन के द्वारा ही संचालित होता है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, सहायक अध्यापक हो या छात्र अथवा छात्र के माता पिता या समुदाय का सदस्य। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में मात्र अध्यापक छात्र ही होते हैं। विद्यालय समाज का एक ऐसा अंग है जो समाज निर्माण का कार्य करता है। जैसा कि प्रोफेसर एस.के. दुबे ने कहा है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। प्रोफेसर दुबे जी का कहना यहाँ पर यह है कि विद्यालय प्रबंधन अपने मानवीय संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करे कि विद्यालय समुचित रूप से चल सके। इसी क्रम में ओ.पी. शर्मा जी ने कहा है, मानवीय संसाधनों का प्रबंध वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। शर्मा जी यहाँ भी यह कहना चाहते हैं कि मानवीय संसाधन का प्रबंध इस प्रकार से किया जाए कि उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए हम विद्यालय को संचालित कर सके। इस संदर्भ में जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम ने एक अच्छा मानव संसाधन के द्वारा रावण को पराजित किया एवं वो लंका विजय करने में सफल रहे। आज हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पहले बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का उद्देश्य। तो यहाँ में पहला उद्देश्य यह है, विद्यालय से संबद्ध जो भी मानवीय समुदाय हैं अर्थात शिक्षक, छात्र, अभिभावक आदि, इन सब का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को अर्थात शिक्षक एवं अभिभावक, छात्र आदि जो भी विद्यालय से संबद्ध हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाए। इनमें भी अध्यापक की जो कार्य हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस पे विशेष रूप से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाए। एवं दूसरा उद्देश्य है विद्यालय से संबद्ध जो भी मानवीय समुदाय हैं उनकी कार्य क्षमता का सर्वाधिक उपयोग किया जाए। एवं तीसरा यह है कि विद्यालय से संबद्ध जो भी मानवीय समुदाय हैं उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाए। चौथा उद्देश्य है प्रबंधन द्वारा गुणात्मक सुधार करना, अर्थात प्रबंधन मानवीय ह्यूमन रिसोर्स का इस प्रकार से उपयोग करे कि विद्यालय उत्तरोत्तर
गुणात्मक सुधार के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। एवं अगला उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, अर्थात विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करे एवं विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे। इसी क्रम में अगला उद्देश्य है कि विद्यालय समाज की आकांक्षा के ऊपर अपने आप को सर्वोपरि रखे एवं समुदाय जो भी विद्यालय से अपनी आकांक्षा करता है, जायज आकांक्षा करता है, विद्यालय प्रबंधन उसकी पूर्ति करे। एवं अंतिम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य यह बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा विद्यालय शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करे। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह बताते हैं कि विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख समुदाय क्या क्या हैं। जैसा कि हमने अभी आप लोगों को चर्चा के द्वारा ही बताया था कि विद्यालय से संबंध जो मानवीय समुदाय हैं वह मुख्य रूप से 3 हैं: शिक्षक, छात्र एवं समुदाय। समुदाय अर्थात समाज, कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के अंतर्गत कई लोग आते हैं जिससे हम पाठ में आगे चर्चा के दौरान बताएंगे। विद्यालय संबंध प्रमुख समुदाय में शिक्षक सर्वोपरि आता है। तो हम टीचर मैनेजमेंट के संबंध में चर्चा करते हैं कि टीचर विद्यालय में कैसा होना चाहिए, अर्थात विद्यालय प्रबंधन के दौरान एक अध्यापक के अंदर क्या क्या गुण अवश्य होने चाहिए। प्रथम योग्यता में यह है कि शिक्षक अपनी निर्धारित योग्यता को पूर्ण करता हो, अर्थात एक अध्यापक के लिए जो भी मापदंड तय किए गए हैं अध्यापक उनको पूरा करता हो। तो अभी अभी हाल में ही एक प्रकरण चल रहा है, शिक्षा मित्र वर्सेस डीएलएड एवं बीएड स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को पिछली सरकार ने योग्यता फुलफिल न करते हुए भी उनको सहायक अध्यापक पद पे समायोजित कर दिया था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि शिक्षकों को शिक्षक की इच्छा हेतु समुचित संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा न हो कि एक अध्यापक पढ़ाने के लिए जाए और उसको संसाधन ही उपलब्ध न हो, अर्थात जो बेसिक संसाधन हैं अध्यापक को वह उपलब्ध कराया जाए। और अगला प्रबंधन के अंतर्गत यह है कि विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों के उचित समय सारणी का ध्यान रखे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि एक अध्यापक की उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार विद्यालयों में कार्य दिया जाए, जिससे एक अध्यापक उसे समुचित प्रकार से कार्य कर सके। एक अध्यापक को उसके समस्याओं आदि पर भी प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं छात्रों का प्रबंधन।
जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक विद्यालय बगैर छात्रों के संचालित नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि विद्यालय छात्रों के द्वारा ही संचालित होता है। बगैर छात्र की किसी विद्यालय की कल्पना करना तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है। तो हमें विद्यार्थियों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत यह ध्यान रखना चाहिए कि एक विद्यार्थी या छात्र वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए आता है। ऐसा न हो कि बालक की क्षमता से अत्यधिक कठिन पाठ्यक्रम उसके समक्ष उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि बालक एक कोरे कागज की तरह होता है जिसे हम जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, अर्थात ड्रा कर सकते हैं। अब बात आती है कि विद्यालय में लगभग हमें 2 या 3 प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं। एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, दूसरे सामान्य विद्यार्थी होते हैं, तीसरे समस्याग्रस्त अथवा पिछड़े बालक होते हैं। तथा इन सब के अलावा एक कैटेगरी और है जिसे हम वर्तमान में दिव्यांग बालक के रूप में जानते हैं। तो विद्यालय में दिव्यांग अथवा डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के प्रति भेद की नीति नहीं अपनानी चाहिए। विद्यालय में इंक्लूशन के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि वह विद्यालय में अनुशासन, पाठ्यक्रम संचालन आदि में सहयोग कर सके एवं पिछड़े एवं समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके लिए विशेष रूप से रिमेडियल क्लासेस चलाई जानी चाहिए ताकि वो पढ़ सकें। सामान्य बालक के विषय में बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि वक्त और समय के अनुसार वह अपडेट होता रहे, जो विद्यार्थी के लिए भविष्य में उपयोगी हो तथा वह अपने आसपास के वातावरण के द्वारा भी सीख सके। विद्यालय में खेल कूद आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो। अब बात करते हैं समुदाय प्रबंधन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत समुदाय प्रबंधन भी एक मुख्य विषय है। इसके अंतर्गत यह अवश्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि एक समुदाय शिक्षा हेतु प्रयास करे, न कि विद्यालय पे ही सब कुछ छोड़ दिया जाए। अकेला विद्यालय समाज की शिक्षा हेतु कार्य पूर्ण क्षमता से नहीं कर सकता। एक बालक अपने 24 घंटे में मुख्य रूप से 5 या 6 घंटे विद्यालय में व्यतीत करता है और शेष समय वह अपने परिवार एवं समुदाय में व्यतीत करता है। तो समुदाय का भी कर्तव्य होता है कि वह शिक्षा के लिए प्रयास करे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आज समुदाय प्रबंधन की बात करते हैं। समुदाय प्रबंधन में मुख्य रूप से ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल आदि आते हैं। हम इनमें बारी बारी से चर्चा करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति किसी ग्राम में वह समिति होती है जो शिक्षा के लिए कार्य करती है। इसका गठन मुख्य रूप से 3 लोगों या 3 घटकों द्वारा होता है, जिसमें सर्वप्रमुख ग्राम प्रधान होता है, जो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा उस विद्यालय ग्राम में जो विद्यालय स्थित हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक, जिसमें उनकी संख्या 3 होती है, अर्थात ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावकों की संख्या 3, जिसमें से 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है एवं तीसरे मुख्य सदस्य उस ग्राम के विद्यालय या विद्यालयों के प्रधान होते हैं। एक ही विद्यालय प्रमुख इसमें होता है। अगर 2 विद्यालय या 3 विद्यालय हैं तो उन विद्यालयों में जो वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक होगा वही ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य होगा। तो हम ग्राम शिक्षा समिति के 3 घटक ग्राम प्रधान, अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक को लेते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति आखिर करती क्या है, इसका शिक्षा हेतु क्या योगदान है। ग्राम शिक्षा समिति मुख्य रूप से उस ग्राम के विद्यालय या विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं विद्यालय परिसर में जो भी पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम के अलावा जो भी कार्य होते हैं, जैसे मिड डे मील का आयोजन आदि की निगरानी करती है एवं विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु प्रयास करती है एवं शिक्षा को उत्तरोत्तर विकसित करने हेतु अपना सर्वोत्तम योगदान देती है। अगली जो समिति है वो है विद्यालय प्रबंध समिति। जैसा कि हम जानते हैं कि एक विद्यालय को चलाने हेतु एक समिति की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें विद्यालय प्रबंध समिति अनिवार्य रूप से कार्य करती है। विद्यालय प्रबंध समिति मुख्य रूप से विद्यालय का प्रबंधन आदि कार्यों को करती है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन भी शामिल होता है तथा यह जो भी निर्णय लेती है वह बहुमत के आधार पर लेती है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं जो निर्णय लेने में अपने मत का प्रयोग करते हैं एवं विद्यालय प्रबंध समिति बहुमत के आधार पर अपने निर्णय को लेती है। मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंध समिति के उद्देश्य यह होता है कि यह समिति बिना लाभ के लिए कार्य करें एवं इसके सदस्य जो भी होते हैं वह अवैतनिक होते हैं। इनसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि यह सेवा भाव के द्वारा विद्यालय को चलाएं, न कि यह भाव रखें कि वो अधिकारी हैं। एवं विद्यालय प्रबंध समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षकों के काम में टांग न अड़ाए, अर्थात जो शिक्षण कार्य हैं उसमें अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न करे, ताकि अध्यापक सुचारू रूप से कक्षा शिक्षण कर सके। समुदाय प्रबंधन के अंतर्गत हम शिक्षक अभिभावक संघ पे चर्चा करते हैं।
यह ऐसा एक संघ है जो शिक्षक एवं अभिभावक के मध्य एक संबंध का निर्माण करता है, ताकि एक अध्यापक बच्चे में जो कमी पाए वह उसके अभिभावक को बता सके एवं अभिभावक उसमें अपेक्षित सुधार कर सके। अक्सर ये होता है कि एक अध्यापक की नज़र में विद्यार्थी सैकड़ों विद्यार्थियों में एक होता है, अर्थात वो कोई विशेष नहीं होता, मतलब सैकड़ों विद्यार्थियों की ही तरह होता है, एक न होकर के वो सैकड़ों विद्यार्थियों की तरह होता है। लेकिन एक अभिभावक के लिए उसका बच्चा विशेष होता है तथा वह उस बच्चे को अपने अंश के रूप में स्वीकार करता है। और यह होता है कि जो कमी एक अध्यापक देखता है, माता पिता को वह कमी दिखाई नहीं पड़ती। तो शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान होता है कि अध्यापक विद्यार्थी में अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव उसके माता पिता को दे सके, ताकि बच्चा सुचारू रूप से पठन पाठन कार्य कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अध्यापक विद्यार्थी में विशेष गुण को भी देखता है कि यह बच्चा आगे चल के इस क्षेत्र में विशेष कार्य कर सकता है, लेकिन माता पिता की अपनी अपेक्षाएं होती हैं और वो बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, बच्चा मेरा यही पढ़ेगा, ये बनेगा। तो बच्चे को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाई एवं कार्यक्षेत्र मिल सके, शिक्षक अभिभावक संघ इस संदर्भ में भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षक अभिभावक संघ का मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो एक ऐसा संघ है जो विद्यार्थियों के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्य करता है। समुदाय प्रबंधन के अंतर्गत हम अगला विषय लेते हैं मातृ शिक्षक संघ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा हेतु कोई विशेष या हम कह सकते हैं कि कोई विशेष अभिरुचि नहीं दिखाई पड़ती, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है एवं उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई इत्यादि कार्य जाने, उनके लिए ही पर्याप्त है। हम देखते हैं कि महिला शिक्षा